धनराज शेठ और सरिता देवी को ऊपर वाले ने इतनी दौलत दी है कि आने वाली 7 पीढ़ी बैठे बैठे खाएं तो भी खत्म ना हो, और दोनों पति पत्नी दिल के भी उतने ही उदार। संतान के रूप में आदित्य और स्वाति नाम के 2 बच्चे, दोनों को बहुत अच्छे संस्कार देकर सरिता देवी ने पाला पोष कर बड़ा किया। इतने अमीर घराने के बच्चे फिर भी डाउन टू अर्थ। आदित्य 12th में था तब उसकी पहचान प्रशांत से हुई। एक बार आदित्य का बटुआ पीछे की जेब से गिर गया। वो पीछे आ रहे प्रशांत ने देख लिया और दौड़ते हुए उठाकर आदित्य को आवाज दी और बटुआ दे दिया। आदित्य अभिभूत हो गया। कौन इस जमाने में पैसों से खचाखच भरा बटुआ मिलने पर वापस करता है। और आदित्य ने प्रशांत को गले लगा लिया और बातें करते करते दोनों एक दूसरे के बारे में बताने लगे। प्रशांत सामान्य घर का लड़का था। उसके पिता प्राइवेट स्कूल में शिक्षक थे, मम्मी पापा और एक छोटी बहन नूपुर, बस इतने लोग ही परिवार में थे। आदित्य को प्रशांत का सरल और सहज स्वभाव बहुत अच्छा लगा और बस दोनों पक्के दोस्त बन गए। आदित्य को प्रशांत की कंपनी बहुत अच्छी लगती थी। दोनों के शौक काफी मिलते थे। आदित्य की तरह प्रशांत भी 12th में ही पढ़ता था। फर्क इतना कि आदित्य कॉन्वेंट में पढ़ता था और प्रशांत सरकारी स्कूल में। आदित्य का अकाउंट कच्चा था और प्रशांत पढ़ने में तेज था, तो आदित्य प्रशांत के घर पढ़ाई करने आ जाया करता था। प्रशांत की छोटी बहन नूपुर 10वीं क्लास में पढ़ती थी। वो कहते हैं ना गरीब के घर में रतन पैदा हुआ था। नूपुर को मानो विधाता ने फुर्सत में बनाया था। बला की खूबसूरत थी, कचनार सी गोरी चिट्टी नैन नक्श कातिल लंबे बाल और मखमली आवाज। आदित्य नूपुर को देखते ही धड़क चुक गया। इतनी सुंदर लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। छोटी सी नूपुर चंचल भी बहुत थी, हंसती खेलती, बस उतर गई सीधी आदित्य के दिल में। अब तो आदित्य कोई न कोई बहाना बनाकर प्रशांत के घर आ जाता था। घरवालों के साथ भी घुल मिल गया था। चोरी छुपे नूपुर को देख लेता था। दिल ही दिल में प्यार जो करने लगा था। नूपुर इन सब से अनजान अपने आप में मस्त थी, क्योंकि अभी कच्ची उम्र थी और प्यार व्यार जैसी भावनाओं से अनजान थी। पढ़ने में रची बसी रहती थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। आदित्य और प्रशांत कॉलेज के आखिरी साल में आ गए और नूपुर ने 12th पास कर लिया। अब नूपुर ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिए थे। विपरीत सेक्स के प्रति अनछुए एहसास अंगड़ाई ले रहे थे। आदित्य नूपुर को अपनी ओर आकर्षित करने के बहाने बना लेता था, पर ना जाने क्यों नूपुर हमेशा एक दायरे से लिपटी रही, कभी आदित्य को उस नजर से देखती ही नहीं थी। आदित्य निराश भी हो जाता था, पर ये सोचकर चुप रहता कि अभी नूपुर छोटी है और हमारे पास बहुत समय है, वक्त आने पर इजहार कर लूंगा। नूपुर अब कॉलेज जाने लगी थी तो बहुत सारे लड़के लड़कियां दोस्त बन गए थे। अब आदित्य और प्रशांत आगे बढ़ गए थे। ग्रेजुएशन के बाद अपनी अपनी जिंदगी बनाने में व्यस्त, पर दोस्ती अटूट थी। आदित्य आज भी नूपुर को देखने किसी न किसी बहाने प्रशांत के घर आ ही जाता था। अगर यह मालूम हो जाता कि दीदी की एक सुंदर सी नटखट सी ननद भी है तो जरूर आता। सुनकर अच्छा लगा, पर अपने मनोभाव छुपाते हुए मैं मुड़ गई और अंदर भैया की अलमारी से तौलिया और कुर्ता पायजामा निकालकर उसे थमाते हुए बोली, प्लीज बाथरूम में जाकर चेंज कर लीजिए, तब तक मैं चाय बनाती हूँ। मैंने रसोई में जाकर उसके लिए अदरक की चाय बनाई। साथ ही सुखिया को मैंने खाना बनाने के लिए कह दिया। तब तक वह कपड़े बदल कर आ गया। हम दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। चुप्पी तोड़ते हुए इस बार भी उसी ने बात आगे बढ़ाई, आपने तो अभी तक अपना नाम भी नहीं बताया है। रानू, मैंने कहा, पर मन ही मन मैं सोच रही थी कि मेरी शादी के लिए लड़के तलाशते हुए भाभी को कभी राहुल का ख्याल क्यों नहीं आया। आने दो, कल भाभी कोडोट मैं खुद ही लाज शर्म छोड़कर भाभी को कह दूंगी कि मुझे तो आपका भाई राहुल पसंद आ गया। निगाहों से देखे पूरे मान सम्मान के साथ अपनाना चाहता था। वैसे धनराज शेठ और कावेरी देवी की इच्छा अपने पारिवारिक मित्र अशोक भाई की बेटी संजना के साथ आदित्य का रिश्ता करने की थी, जो पहचान वाले भी थे और बराबरी पागल थे। नूपुर थी ही सुंदरता की मूरत, पर एक बड़े बाप का बिगड़ा हुआ बेटा निखिल नूपुर के पीछे पड़ गया था। पैसे वाला था तो बहुत सारी लड़कियां निखिल के पीछे पड़ी रहती थी, पर नूपुर की टक्कर की कोई नहीं थी, तो निखिल पागल था नूपुर के पीछे।
नूपुर की कच्ची उम्र ने निखिल की दिल्लगी को सच्चा प्यार समझ लिया और अपना दिल दे बैठी। उसे बस निखिल में अपना सब कुछ दिखता था। वो दोनों के बीच जो अमीरी गरीबी का फासला था उसे भूल चुकी थी। निखिल भी नूपुर को पाने के लिए झूठी बातें बनाता रहा और झूठे वादों से फंसाता रहा। एक दिन निखिल ने नई बाइक ली तो नूपुर को अपनी बाइक पर घुमाने के बहाने अपने फार्म हाउस पर ले गया। नूपुर भोलेपन में निखिल के प्यार में पागल होती उसकी हर चाल का मोहरा बनती रही। फार्म हाउस के चौकीदार को छुट्टी देकर नूपुर को बहलाने लगा। सच्चे आशिक की तरह बरस पड़ा। दो जवान खून, एकांत और प्यार की प्यास जो नहीं होना चाहिए हो गया। नूपुर अपना कुंवारापन खो चुकी थी। निखिल अपने मकसद में कामयाब हो गया और दूसरे दिन से नए शिकार की खोज में नूपुर के प्रति बेपरवाह होता गया। एक महीने में ही नूपुर के उदर में पल रहे निखिल के बीज ने सर उठाया। नूपुर की तबीयत खराब होती चली गई। उल्टियाँ, वीकनेस और खट्टा खाने की तीव्र इच्छा ने घरवालों के सामने भांडा फोड़ दिया। नूपुर के माँ बाप गरीब सामान्य परिवार के निखिल के घर जाकर गिड़गिड़ाने लगे। निखिल साफ मुकर गया और उसके बाप ने पैसों की धौंस जमाते अपमान करके बाहर का रास्ता ही दिखा दिया। नूपुर अब कहीं की नहीं रही। एक दिन नूपुर ने अपने कमरे के पंखे से लटककर जान देने की कोशिश की पर प्रशांत ने देख लिया और दौड़ते हुए नूपुर को नीचे उतारा और बचा लिया। नूपुर चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। ये सब चल ही रहा था कि आदित्य आ गया। सबके चेहरे रुना से और चिंता से ग्रसित थे। आदित्य ने प्रशांत को अलग ले जाकर पूछा, यार क्या हुआ, घर में इतना टेंशन क्यों है? पहले तो प्रशांत बात उड़ाते बोला, कुछ भी नहीं यार, जाने दे। पर आदित्य ने अपनी कसम देकर पूछा तो प्रशांत को सब बताना पड़ा। आदित्य के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जिस मूरत को देवी की तरह पूजता था वो खंडित हो चुकी थी। आदित्य की आंखें नम हो गई पर नूपुर के आंसू आदि को नश्तर की तरह चुभ रहे थे। जिसे दिलों जान से चाहता हूँ उसे इस हालत में अकेला कैसे छोड़ दूं? प्रशांत को दिलासा देकर एक ठोस निर्णय करके, ठीक है यार कल मिलते हैं, कहकर निकल गया। पूरी रात आदित्य की जद्दोजहद में बीती। क्या करूं क्या नहीं? नूपुर के प्रति प्यार और दोस्त की मुश्किल में साथ देने का निर्णय करके आदित्य धनराज शेठ और कावेरी देवी के पास जाकर बोला, माँ पापा मुझे आप लोगों से एक बात कहनी है। दोनों को पास बिठाकर बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ। धनराज शेठ और कावेरी देवी आश्चर्य में पड़ गए। ये क्या, अचानक से शादी का भूत क्यों सवार हो गया? अभी तेरे एंजॉय करने के दिन है, मस्ती करो, खेलो, करियर बनाओ। शादी एक जिम्मेदारी है। क्यों अभी से तुझे इन चक्कर में पड़ना है? 2-3 साल जिंदगी के मजे ले लो, फिर कर लेना शादी भी। पर आदित्य ने ठान लिया था नूपुर की परेशानी उससे देखी नहीं जाती। बस जिद पकड़ कर बैठ गया तो धनराज शेठ और कावेरी देवी को मानना ही पड़ा और बोले, लगता है हमारे बेटे को शिद्दत वाला प्यार हो गया है। अच्छा बताओ लड़की कौन है? आदित्य ने बताया, मेरा जो दोस्त है ना प्रशांत, उसकी बहन है और वो मुझे बहुत पसंद है। और कोई बात आदित्य ने नहीं बताई। वो नहीं चाहता था कि नूपुर को कोई उतरती निगाहों से देखे। पूरे मान सम्मान के साथ अपनाना चाहता था। वैसे धनराज शेठ और कावेरी देवी की इच्छा अपने पारिवारिक मित्र अशोक भाई की बेटी संजना के साथ आदित्य का रिश्ता करने की थी, जो पहचान वाले भी थे और बराबरी का खानदान भी। पर दोनों पति पत्नी खुले ख्यालों वाले थे तो बच्चों की पसंद और खुशी वो अपनी खुशी समझकर नूपुर के मम्मी पापा को मिलने बुला लिया। आदित्य ने पहले प्रशांत को अपनी इच्छा बताई। प्रशांत ने नम आंखों से आदित्य को गले लगा लिया। यार तेरा ये एहसान में जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने हमारी इज्जत रख ली। दोनों दोस्त घर आए और सारी बात घरवालों को समझाई। नूपुर के पापा ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। बेटे तुम महान हो, मेरी पगली बेटी की इतनी बड़ी भूल को अपना कर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हो। आदित्य ने कहा, अंकल मैं आज आपको एक बात बता दूं, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा। जिस दिन पहली बार नूपुर को देखा था तब से दिल ही दिल में उसे बहुत चाहता हूँ। तो बस आज आपसे अपने प्यार को मांग रहा हूँ। बस मेरी झोली में नूपुर डाल दीजिए, आपका एहसान रहेगा मुझ पर। नूपुर के पापा आदित्य के कायल हो गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा किसी नसीब वाले को तुम्हारे जैसा दामाद मिल सकता है। अपनी बेटी तुम्हें सौंप कर अपने आप को खुशकिस्मत समझूंगा। पर क्या तुम्हारे घरवाले नूपुर को सच्चाई जानने के बाद अपनाएंगे?
आदित्य ने कहा, अंकल मैं नूपुर को जो है जैसी है वैसी ही अपनाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आगे जाके नूपुर को इस विषय में किसी से भी कोई बात सुननी पड़े। ये बात हम पांचों के सिवाय और कोई ना जानता है न जानेगा। आप भी इस बात को यहीं दफन कर दीजिए और जल्दी से जल्दी शादी की तारीख पक्की करते हैं। पर हाँ, इन सबसे पहले मैं नूपुर से एक बार अकेले में मिलना चाहूँगा। सबने रजामंदी दे दी। नूपुर अंदर के कमरे से सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही आदित्य कमरे में आया, नूपुर ने आदित्य के पैर पकड़ लिए। आदित्य, मुझे नहीं पता था मेरे प्रति आपकी भावनाओं का, और आप मेरे भाई के दोस्त हैं, और इतने अमीर तो मैंने कभी आपको उस नज़र से देखने की हिम्मत तक नहीं की। आप सच में बहुत बड़े दिल के मालिक हो। पर एक बात बता दूं, मुझ पर रहम या तरस खाकर शादी मत कीजिए। मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। उससे अच्छा होगा मैं अपने आप को खत्म कर दूं। नूपुर के इतना बोलते ही आदित्य ने नूपुर के मुंह पर हाथ रख दिया और बोला, पगली तुम नहीं जानती, जब तुम्हें पहली बार देखा उसी पल अपना दिल हार गया था। उस दिन से एक पल ऐसा नहीं बीता कि तुम्हें याद ना किया हो, तुम्हें प्यार ना किया हो। बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। काश कि तुमने कभी मेरी आंखों में झांका होता, मेरी बेपनाह चाहत को महसूस किया होता। मैं तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बस अपने प्यार को पाने का जो रास्ता सही समझा वो अपना रहा हूँ। नूपुर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा तो आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, आज आखिरी बार, जितना चाहो आंसू बहा लो। आज के बाद मुझे ये आंखें हमेशा हंसती हुई देखनी है। नूपुर एक बच्चे सी आदित्य की बाहों में सिमटकर समा गई। हफ्ते भर में शादी भी हो गई और नूपुर आदित्य की दुल्हन बनकर आ गई। पर नूपुर की उल्टियां और नरमगरम तबीयत ने अनुभवी कावेरी देवी के सामने राज खोल दिया। उसने आदित्य को उतना ही कहा, ओ बच्चू, तो इसलिए शादी की जल्दी थी? मेरा शरारती बच्चा इतनी बड़ी शरारत कर गया। ठीक है चलो, मैं खुश हूँ चांद सी बहू को पाकर। आदित्य नम आंखों से इतना ही बोला, सॉरी मम्मी। कुछ ही महीनों में नूपुर ने चांद से बेटे को जन्म दिया। सब खुश थे। बेटे का नाम आदित्य और नूपुर ने अपने अपने नाम का पहला अक्षर लेकर अनुज नाम रखा। देखते ही देखते एक साल बीत गया। अनुज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जा रहा था। एक पंचतारक होटल में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। पार्टी पूरी तरह अपने शबाब पर थी। केक कटिंग के बाद सब म्यूजिक की तान पर डांस करने में व्यस्त थे कि अचानक आदित्य चक्कर खाकर गिर गया। सारे लोगों में खलबली मच गई। तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर आदित्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर को कुछ शंका हुई तो सीटी स्कैन के साथ और टेस्ट करवाए। कुछ दिन बाद सारे टेस्ट की रिपोर्ट आ गई तो घरवालों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। धनराज शेठ और कावेरी देवी की हालत खराब थी और नूपुर की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। आदित्य को ब्रेन ट्यूमर था। धनराज शेठ ने गिड़गिड़ाते हुए डॉक्टर से बोला, चाहे मेरी सारी दौलत ले लीजिए पर मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने हौसला दिया, पर होनी को कौन टाल सकता है। दिन ब दिन आदित्य की तबीयत खराब होती जा रही थी तो आदित्य ने बहुत सोचने के बाद एक ठोस निर्णय लिया कि किस्मत को यही मंजूर है तो यही सही, पर मेरे बाद अनुज और नूपुर का क्या? क्यों ना निखिल को ढूंढकर उसकी अमानत उसे सौंप कर चैन की मौत मरूं। भगवान करे बस निखिल की शादी ना हुई हो। नूपुर को कुछ भी बिना बताए आदित्य ने निखिल की खोजबीन शुरू की। कुछ ही दिनों में पता चल गया। पहले तो आदित्य ने पता लगाया कहीं निखिल की शादी तो नहीं हो गई, पर किस्मत के खेल भी अजीब निराले होते हैं। निखिल ने अब तक शादी नहीं की थी। वो नूपुर की जिंदगी बर्बाद करने के पश्चात में जल रहा था। निखिल को कुछ समय बाद जब उसकी गलती का भान हुआ तब नूपुर को ढूंढकर उससे शादी करने का मन बनाया था, पर पता करने पर मालूम हुआ कि नूपुर की शादी हो चुकी थी। आदित्य ने एक शाम निखिल को एक रेस्तरां में मिलने बुलाया। निखिल को आश्चर्य हुआ, ये कौन हो सकता है, जान पहचान भी नहीं और मिलने बुलाया है। खैर जो भी हो, देखूं तो सही कौन है और क्या चाहता है। ये सोचकर निखिल आदित्य से मिलने पहुंचा। थोड़ी औपचारिक बातों के बाद आदित्य ने अपना परिचय दिया और शुरू से लेकर सारी बातें बताई। निखिल को अपनी किस्मत और ऊपर वाले की लीला पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखें नम हो गई और आदित्य के हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आप धन्य हो, आप फरिश्ते हो। मेरे कभी माफ ना करने वाली गलती को बड़े प्यार से अपनाया, अपना नाम दिया। आप महान हो। मैं किन शब्दों
मैं आपका शुक्रिया अदा करूं। आदित्य ने निखिल को शांत करवाया और अब मुख्य बात अपनी बीमारी की बताई और बताया कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मैं तुम्हारी अमानत नूपुर और अनुज को तुम्हें सौंप कर चैन की मौत मरना चाहता हूँ। अगर तुम नूपुर और अनुज को अपनाने के लिए तैयार हो तो आदित्य की बात सुनकर निखिल को धक्का लगा। भगवान, आप जैसे इंसान के साथ ये नाइंसाफी कैसे कर सकता है। नूपुर और अनुज पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। मैं तो वो राक्षस हूँ जिसने पैसे और जवानी के मद में बहकर एक मासूम की जिंदगी तबाह की थी। आप तो देवता है, मैं किस हक से नूपुर की जिंदगी में कदम रख सकता हूँ। आपको कुछ नहीं होगा, अब तो साइंस कितना आगे बढ़ चुका है, आप जरूर ठीक हो जाएंगे। आदित्य ने सर हिलाकर लाचारी बया की। सारे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दिए हैं, मेरे पास वक्त बहुत कम है, बस तुम हाँ बोल दो तो मेरे दिल को सुकून मिल जाए। निखिल ने भारी मन से हाँ बोलते कहा, ये मेरी खुशकिस्मती होगी अगर मैं नूपुर और अनुज को एक अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा तो मेरा प्रायश्चित भी हो जाएगा। पर क्या नूपुर मुझ पापी को अपनाने के लिए राजी होगी? पहले आप नूपुर की सहमति ले लीजिए, अगर वो तैयार है तो मुझे कोई एतराज नहीं। निखिल की बात सुनकर आदित्य के मन से बोझ उतर गया। घर आकर सबको पास बिठाकर सारी बातें बताई। धनराज शेठ और कावेरी देवी को आज असलियत का पता चला कि अनुज आदित्य का नहीं बल्कि निखिल का बेटा था। पर उनको दो और गुस्से की जगह अपनी औलाद पर फख्र हुआ कि कितना बड़ा दिल था उनके बेटे का। धनराज शेठ और कावेरी देवी को भी यही उचित लगा कि नूपुर अभी जवान है, आदित्य के बाद उसका क्या बेहतर होगा। निखिल तैयार है दोनों को अपनाने के लिए, तो नूपुर और अनुज को निखिल को सौंप दे। पर निखिल का नाम सुनते ही नूपुर आग बबूला हो गई। वो होता कौन है अब मुझे अपनाने वाला? अरे मैं खुद ठोकर मारती हूँ, ऐसे इंसान के साथ रहने से तो मैं माँ पापा की सेवा करके आपकी विधवा के रूप में पूरा जीवन गुजारना पसंद करूंगी। नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान, और आप भी कौन होते हो मुझे आपके जीते जी निखिल को सौंपने वाले? मैं को चीज हूँ कि एक ने दान कर दिया और दूसरे ने अपना लिया। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही, पर इस जन्म में मैं आपके सिवाय किसी और की नहीं हो सकती। पर कुछ भी करके आदित्य को नूपुर को मनाना था। आदित्य जानता था नूपुर उसे बहुत प्यार करती है, पर जिंदगी की हकीकत प्यार पर नहीं टिकी। वो कल्पना भी नहीं कर सकता नूपुर को अकेले विधवा के रूप में छोड़ कर जाने की। पैसों की भी कमी नहीं, पर पैसा सब कुछ भी तो नहीं। इसलिए आदित्य ने निखिल को घर बुलाया, शायद निखिल के बदले हुए रूप को देखकर जानकर नूपुर अपना फैसला बदल दे। निखिल अकेला नहीं आया, अपने मम्मी पापा को भी साथ लाया। निखिल ने जब अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई तो उनको भी लगा कि नूपुर के साथ की हुई नाइंसाफी के प्रायश्चित का यही उपाय था। निखिल के परिवार को देखते ही नूपुर गुस्से में तिलमिला उठी, पर घर आए मेहमानों का अपमान करना उचित नहीं, ये सोचकर चुप रही। बहुत चर्चा हुई, सबने मिलकर नूपुर को बहुत समझाया जिंदगी की वास्तविकता के बारे में और अनुज के भविष्य के बारे में। और निखिल और उनके फैमिली के बदले रवैये को देखकर नूपुर ने एक निर्णय लिया और आदित्य से बोली, सुनिए, आपके बाद मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं, मैं सिर्फ अनुज के भविष्य के बारे में सोचना चाहती हूँ। मैं इस जन्म में सिवाय आपके किसी और की नहीं हो सकती। हाँ, अनुज को उसके असली बाप को सौंप सकती हूँ। आपके बाद माँ पापा अकेले हो जाएंगे तो मैं उनके साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। बस अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। कुछ सोचते हुए निखिल ने बोला, नूपुर, मैं आपको वचन देता हूँ, आप बाकायदा मेरी पत्नी कहलाएगी, पर आपके और मेरे बीच हमेशा एक अंतर रहेगा। मैं आपको छूऊंगा भी नहीं, आप ताम्र आदित्य जी की अमानत रहेंगी। बस मुझे अपने हिस्से का प्रायश्चित कर लेने दीजिए। सबने मिलकर नूपुर को समझाया और आदित्य ने नूपुर का हाथ पकड़कर आंखों से मनाते हाँ करने को बोला और अपनी कसम दी। तो नूपुर ने सर हिलाकर जैसे ही हाँ कहा, नूपुर के हाँ करते ही आदित्य के हाथों की गिरह कमजोर पड़ती महसूस की नूपुर ने, और नूपुर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। आदित्य को सबके चेहरे धुंधले होते दिखाई दे रहे थे। समझ गया आखिरी वक्त आ गया है। पास बैठे निखिल के हाथ में नूपुर का हाथ सौंपकर आदित्य ने आखिरी सांस छोड़ी और आदित्य मरते दम तक नूपुर के प्रति अपना कर्तव्य निभाता रहा।